सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा पेपर है दोस्तों। सीनियर कलर का पेपर है, लेवल 5 का। ये दोस्तों 20 दिसंबर 2025 को एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। ये दोस्तों आरसीएफ कपूरथला का पेपर है दोस्तों। तो ये आपका स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर और ओएस के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और जो भी जितने भी आपके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में इस्टेब्लिशमेंट और राजभाषा से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये आवश्यक है। आपके 100 क्वेश्चन हैं, 100 नंबर है, 110 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आप करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से और 10 राजभाषा से। तो बिना किसी देरी के दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपके 26 पेपर तैयार हो चुके हैं चैनल पर, आप लोग देखें तो। और आप लोग अपनी तैयारी को आगे जारी रखें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सारी चीज़ें करते रहें। तैयारी करते हैं, एकदम तैयारी अच्छे लेवल पर करे जाएगा। समय की कमी है दोस्तों थोड़ा, नहीं तो चैप्टर वाइज सारी चीज़ें धीरे धीरे वो चलते रहेगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, LAP credited at the rate per day per month। LAP प्रति माह प्रतिदिन की दर से जमा किया जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि LAP जो एक माह में वो कितना जमा किया जाता है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा एक का ऑप्शन है 2.5, 3, 3.5 और 2। आंसर होगा दोस्तों 2.5। प्रश्न संख्या एक का आंसर होगा ए 2.5, यानी एक महीने में आपका 2.5 LAP क्रेडिट किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड केयर लीव फॉर फीमेल एम्प्लॉय गिवन अप टू डेज मैक्सिमम। महिला कर्मचारी को अधिकतम कितने दिनों तक बाल देखभाल अवकाश दिया जाता है। ऑप्शन दोस्तों 660, 560, 700 और 730। आंसर होगा दोस्तों डी 730। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर मिसकैरेज इंक्लूडिंग एबॉर्शन व्हाट पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव में बी ग्रांटेड। यानी गर्भपात सहित गर्भपात के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि कितनी हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन है 6 वीक, 45 डेज, 7 वीक और 43 डेज। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 45 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रेंटिस मैकेनिक्स इन रेलवे वर्कशॉप में बी ग्रांटेड लीव ऑन फुल स्टाइपेंड फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग हाउ मेनी डेज। यानी रेलवे वर्कशॉप में प्रशिक्षु मैकेनिक को पूर्ण वजीफे पर अधिकतम कितनी अवधि के लिए अवकाश प्रदान किया जा सकता है। यानी प्रश्न संख्या का जो हमारा 4 का ऑप्शन है वो है 16 दिन, 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 4 का आंसर होगा वो होगा ए 16 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न संख्या 5, हु वाज द फर्स्ट GM ऑफ ये RCF। यानी RCF के पहले महाप्रबंधक कौन थे। तो दोस्तों ये RCF के एम्प्लॉय के लिए है, फिर भी इसको एक बार में पढ़ लेते हैं। GS कांग, NS महंत, ID अमीन और नन ऑफ दीज। यानी प्रश्न संख्या इसमें 5 का आंसर होगा ए GS कांग। जो दोस्त RCF से भेजे हैं प्रश्न उनके लिए और किया जा रहा है और सभी के लिए किया जा रहा है, तो थोड़ा सा वैसे प्रश्न को आप लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं जो इरिलेवेंट हो।
इन एमसीडीओ स्टैंड्स, रेलवे में एमसीडीओ का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है मंथली कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल, दूसरा ऑप्शन है मोर कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल, तीसरा ऑप्शन है मॉनेटरी कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल, और चौथा है मंथली कॉन्फिडेंशियल ऑफिशियल लेटर। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 6 का आंसर होगा ए, मंथली कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल। प्रश्न संख्या 6 का आंसर होगा ए। व्हाट इज द मैक्सिमम वेज टेकन इनटू अकाउंट फॉर ड्रावल ऑफ पीएलबी? यानी पीएलबी आहरण के लिए वेतन क्या माना जाता है? ऑप्शन है 1600, 2000, 7000 और 2800। यानी प्रश्न संख्या जो 7 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, 7 का जो आंसर होगा वो होगा सी, 7000 अभी सीलिंग लिमिट तय की गई है। उसी पर जो हमारा 78 डेज का जो बोनस मिलता है वो होता है 17,951। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेम ऑफ द अलाउंस ड्रॉन इन फेवर ऑफ रेलवे डॉक्टर्स टू कंपनसेट फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग प्राइवेटली। निजी प्रैक्टिस न करने की क्षतिपूर्ति के लिए रेलवे डॉक्टरों के पक्ष में दिए जाने वाले जो भत्ते हैं दोस्तों उसका नाम है क्या है? डॉक्टर अलाउंस, स्पेशल मेडिकल अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस और एक्स्ट्रा फैसिलिटी अलाउंस। यानी दोस्तों प्रश्न में ही लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस न करने की, निजी प्रैक्टिस न करने की, तो इसका आंसर होगा सी, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, जो दोस्तों आपका 20% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट हु डू नॉट एंजॉय पब्लिक हॉलीडेज आर ग्रांटेड। यानी अराजपात्रित रेलवे कर्मचारियों को जो सार्वजनिक अवकाश आनंद नहीं लेते हैं उन्हें भत्ते दिए जाते हैं। नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट हु डू नॉट एंजॉय पब्लिक हॉलीडेज आर, तो ऑप्शन है स्पेशल हॉलीडे अलाउंस, कंपनसेटरी हॉलीडे अलाउंस, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, नो अलाउंस इज गिवन। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 9 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होता है NHA, नेशनल हॉलीडे अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अलाउंस ड्रॉन इन फेवर ऑफ रेलवे एम्प्लॉई ऑन ट्रांसफर टू मीट द एक्सपेंसेस फॉर शिफ्टिंग ऑफ लगेज एंड फैमिली मेंबर्स। स्थानांतरण पर रेलवे कर्मचारी को सामान और परिवार के सदस्यों के स्थानांतरण के खर्चे को पूरा करने के लिए दी जाने वाली भत्ते का नाम क्या है? ऑप्शन है दोस्तों ट्रांसफर एंड पैकेजिंग अलाउंस, ट्रांसफर एडवांस, कंपोजिट ग्रांट ट्रांसफर ग्रांट CTG और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 10 का आंसर होगा वो होगा सी, CTG यानी कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। और जो CTG होता है दोस्तों वो आपको 80% है 20 किलोमीटर से अधिक के लिए, और ये वर्किंग रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए है, और 20 किलोमीटर से कम के लिए 1/3 है। और दोस्तों ट्रांसफ़र जो हो जाते हैं उनके लिए, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके लिए 80% है चेंज ऑफ रेसिडेंस के लिए, और चेंज ऑफ रेसिडेंस नहीं है तो उसके लिए है आपका 0। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को 11 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है हमारा, टू बी एलिजिबल फॉर ड्रावल ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रेलवे एम्प्लॉय हैज़ टू ट्रैवल बियॉन्ड हिज प्लेस ऑफ वर्क। यात्रा
यात्रा भत्ता पाने के लिए एक रेलवे कर्मचारी को अपने कार्यस्थल से न्यूनतम कितनी तय मतलब दूरी तय करनी होती है। मतलब अगर आपको ड्यूटी कहीं भेजा जा रहा है और आपको ट्रैवलिंग अलाउंस का एंटाइटलमेंट होना है तो उसके लिए कितनी दूरी आपको तय करनी होती है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 11 का ऑप्शन है 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 9 किलोमीटर। यानी जो प्रश्न संख्या जो हमारा 11 का आंसर होगा वो होगा सी 8 किलोमीटर। और इसके दोस्तों हमारे पे लेवल के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू बी हैंडीकैप्ड रेलवे एम्प्लॉइज। जो प्रश्न है हमारा कि विकलांग रेलवे कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ते की दर क्या है। ऑप्शन है 10% ऑफ पे, डबल द नॉर्मल रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, नो चेंजेज, 1000 टू ऑल। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 12 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, डबल रेट से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 13, विच स्कीम इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड सब्सटेंशियल मोटिवेशन टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। कौन सी योजना उच्च उत्पादकता प्राप्ति हेतु पर्याप्त प्रेरणा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यानी ऑप्शन है दोस्तों अवार्ड्स, पीएलबी यानी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, ऑनरारियम और स्पेशल बेनिफिट। यानी प्रश्न संख्या जो 13 का जो आंसर होगा वो होगा बी, पीएलबी यानी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न संख्या 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल डी एंड ए आर डज स्पेसिफाइज द पेनाल्टीज। यानी डी एंड ए यानी डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 के नियमों में से कौन सा दंड निर्दिष्ट करता है। तो दोस्तों जो रूल हमारा 9 है वो किससे है, रूल 9 हमारा है मेजर पेनाल्टी से। और जो रूल 11 है दोस्तों वो हमारा है माइनर पेनाल्टी से। और जो हमारा रूल 6 है उसमें पेनाल्टी की चर्चा की गई जिसमें मेजर और माइनर दोनों की चर्चा की गई है। और रूल 5 दोस्तों आपका सस्पेंशन से है। यानी प्रश्न संख्या जो 14 का आंसर होगा वो होगा सी, रूल 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर इशूइंग द ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। मानित निलंबन या डीम्ड सस्पेंशन आदेश जारी करने के लिए किस मानक प्रपत्र का उपयोग करना आवश्यक होता है। यानी पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा SF1। तो SF1 होता है इमीडिएट सस्पेंशन के, यानी उसी समय से तत्काल प्रभाव से ये लागू हो जाएगा। SF3 होता है दोस्तों सस्पेंशन के दौरान जो आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है दोस्तों वो उसके लिए होता है, निर्वाह भत्ते के लिए। SF2 होता है दोस्तों डिम्ड सस्पेंशन के लिए, जो जैसे होता है कि आप 48 आवर्स से अधिक कोई पुलिस कस्टडी में रहते हैं तो आपका 48 आवर्स पहले से वो सस्पेंशन इम्प्लीमेंट होता है। यानी प्रश्न संख्या जो इसका 14 का आंसर होगा सी, SF2। और SF5 होता है दोस्तों मेजर पेनाल्टी के लिए जारी करने के लिए। A railway retired servant is allowed to act as defense counsel in discipline and appeal proceedings for how many cases? एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को कितने मामलों में D&A कार्रवाई में बचाव पक्ष के वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति है। यानी हमारा ऑप्शन है दोस्तों A 3 cases, B
5 केसेस, सी 7 केसेस और डी नन ऑफ दीज। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 16 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी। रिटायर्ड के मामले में हमें 7 केसेज वो डील कर सकते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड 3 चीज़ें होती हैं। जो सर्विंग रेलवे सर्वेंट होते हैं उनके लिए 3 एट ए टाइम कर सकते हैं। जो आपके रिटायर्ड होते हैं रेलवे एम्प्लॉय उनके लिए होते हैं 7। और जो हमारे ऑफिस बियरर होते हैं या यूनियन के जो आपका ऑफिस बियरर है उनके लिए जो रूल में लिखा गया है वो है मोर देन 3, लेकिन उसे लिमिट नहीं किया गया है कि कितना तक। तो कभी कभी ऑप्शन में अनलिमिटेड भी देता है, तो ये भी आंसर आपका सही है। तो प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। हमारे जो प्रश्न था कि व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ अपील अंडर D&A रूल। यानी D&A नियम 1968 के तहत अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है। तो ऑप्शन दोस्तों 45 डेज, 35 डेज, 25 डेज और 55 डेज। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 17 का आंसर होगा 45 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एनेक्सर आर देयर इन अ मेजर पेनल्टी चार्ज मेमोरेंडम। एक प्रमुख दंड प्रभार ज्ञापन में कितने अनुलग्नक होते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 18 का आंसर होगा सी, 4 अनेक्सर इंक्लूडेड होते हैं। प्रश्न संख्या 19 से हमारा दोस्तों व्हाट SF7 इज इशूड। SF7 किस लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन है टू इशू मेजर चार्जशीट फॉर प्लेसिंग एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन, फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। यानी SF7 का यूज दोस्तों आपका इंक्वायरी ऑफिसर के अपॉइंट करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों जो हमारा टू इशू मेजर चार्जशीट है उसके लिए हम SF5 का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों प्लेसिंग एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन के लिए आपका SF1 यूज़ किया जाता है। और रिवोकेशन के लिए दोस्तों SF4 यूज़ किया जाता है। और आप जानते हैं कि जो IO के लिए, अब जैसा हमने बताया इंक्वायरी ऑफिसर के लिए, वो SF7 यूज किया जाता है। प्रश्न है हमारा कि व्हाट इज द रिलेवेंट रूल इन रेलवे सर्वेंट D&A रूल 1968 फॉर कॉमन प्रोसीडिंग्स। सामान्य कार्यवाही के लिए रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल में कौन सा नियम प्रासंगिक है। रूल 9 तो दोस्तों ये आपका मेजर पेनल्टी से है। रूल 11 ये माइनर पेनल्टी से है। रूल 14 ये आपका स्पेशल प्रोविजन से है जिसमें इंक्वायरी होल्ड करने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो रूल 13 होती है दोस्तों उसमें कॉमन प्रोसीडिंग होती है। कॉमन प्रोसीडिंग दोस्तों SF10 पर ये लागू होता है। होता क्या है दोस्तों कि जैसे 2 एम्प्लॉय अलग अलग लेवल के या 2 एम्प्लॉय है या 2 से अधिक है तो उसमें कॉमन प्रोसीडिंग जारी होता है दोस्तों। रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 केम इनटू फोर्स फ्रॉम। यानी रेलवे कर्मचारी डिसिप्लिन एंड अपील नियम 1968 की स्थिति से लागू हुआ था। ऑप्शन है 1/10/1968, 1/1/1968, 1/11/1968 और 1/4/1968। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 1 अक्टूबर 1968 से ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 22। Who is the competent authority to decide the classification of post as
नॉन सिलेक्शन इन ईच डिपार्टमेंट, प्रत्येक विभाग में पदों के लिए अचयन के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लेने का सक्षम प्राधिकारी कौन है? ऑप्शन है हमारा दोस्तों जीएम, एचओडी, रेलवे बोर्ड और डीआरएम। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 22 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सुटेबिलिटी टेस्ट द वैकेंसीज आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, उपयुक्तता परीक्षण के मामले में रिक्तियों की गणना किसके आधार पर की जाएगी? ऑप्शन है एग्जिस्टिंग वैकेंसीज, एंटिसिपेटेड वैकेंसीज, रिजल्टेंट वैकेंसीज एंड ऑल ऑफ द एबव। यानी प्रश्न संख्या 23 का आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी एग्जिस्टिंग वैकेंसीज, एंटिसिपेटेड वैकेंसीज और रिजल्टेंट वैकेंसीज। प्रश्न संख्या हमारा 24 है दोस्तों, व्हाट पीरियड ऑफ सर्विस इन लोअर ग्रेड इज रिक्वायर्ड फॉर प्रमोशन इन ग्रुप सी पोस्ट नॉन सेफ्टी कैटेगरी। यानी ग्रेड सी पद गैर सुरक्षा श्रेणी में पदोन्नति के लिए निम्न में से कितनी अवधि सेवा आवश्यक है? ऑप्शन है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 ईयर। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 24 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन सिलेक्शन पोस्ट आर फिल्ड बाय प्रमोशन ऑफ स्टाफ ऑन द बेसिस ऑफ। यानी गैर चयन पदों को निम्नलिखित के आधार पर कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। ऑप्शन है सीनियरिटी, दूसरा है सुटेबिलिटी, तीसरा है सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी और चौथा ऑप्शन है दोस्तों डी। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 25 है उसका आंसर होगा सी, सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी। प्रश्न संख्या जो 26 है दोस्तों वो है, हाउ मेनी मेंबर्स विल बी देयर इन अ सिलेक्शन बोर्ड फॉर फॉर्मिंग अ पैनल इन सिलेक्शन पोस्ट। चयन पदों के लिए पैनल बनाने हेतु चयन बोर्ड में कितने सदस्य होंगे? यानी प्रश्न संख्या जो हमारा है 25 का ऑप्शन है 5, 3, 4 और 1। यानी आंसर होगा दोस्तों इसके लिए 3 ये मेंबर होते हैं सिलेक्शन बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैनल वंस अप्रूव्ड मे बी कैंसिल आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ। एक बार अनुमोदित पैनल को निम्नलिखित की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही रद्द किया जा सकता है। ऑप्शन है सिलेक्शन बोर्ड, अथॉरिटी हु अप्रूव द पैनल, अथॉरिटी नेक्स्ट हायर देन हु अप्रूव द पैनल और जीएम। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 27 होगा दोस्तों उसका आंसर होगा सी, अथॉरिटी नेक्स्ट देन वन हु अप्रूव द पैनल। यानी पैनल वही पर्सन कैंसिल कर सकते हैं बने हुए पैनल को, नॉर्मली ये नहीं होता है, लेकिन अगर जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन किसी पैनल को अप्रूव करते हैं तो पैनल में अमेंड या पैनल को रद्द कौन करेगा? उससे जो अपर अथॉरिटी होगी वो करेगी दोस्तों। What percentage of marks are to be obtained in the selection being declared outstanding? उत्कृष्ट घोषित होने के लिए चयन में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे? तो ऑप्शन है दोस्तों 50%, 60%, 80% और 70%। यानी प्रश्न संख्या 27 का आंसर होगा सी, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the rate of interest on advance for purchase of house building advance? यानी प्रश्न दोस्तों, गृह निर्माण अग्रिम की खरीद के लिए अग्रिम पर ब्याज दर क्या है? ऑप्शन है दोस्तों, पहला 7.44, दूसरा है 7.9%, तीसरा है 8% और चौथा है दोस्तों 9%। प्रश्न संख्या 29 का आंसर होगा ए, 7.44% HBA का इंटरेस्ट रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा फॉर जूनियर क्लर्क इज। यानी कनिष्ठ लिपिक के लिए सीधी भर्ती कोटा क्या है? यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 30 है दोस्तों उसका ऑप्शन है 40%, 50%, 60% और
30%, यानी 50। प्रश्न संख्या 30 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, 50%। एलडीसी कोटा फॉर सीनियर क्लर्क इज, वरिष्ठ क्लर्क के लिए एलडीसी कोटा कितना प्रतिशत है? तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों 13.33 प्रतिशत, और दूसरा ऑप्शन है 33.33%, 60% और 30%। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा आंसर होगा ए, 13.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वाट रेट जूनियर स्केल ऑफिसर इज इंटाइटल फॉर न्यूज़पेपर अलाउंस एवरी मंथ? जूनियर स्केल अधिकारी को हर महीने किस दर पर समाचार पत्र भत्ता मिलता है? यानी प्रश्न संख्या जो हमारा ऑप्शन है 32, उसका होता है ऑप्शन है 500, 800, 1000 और 1200। यानी इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप लोग बताएं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 32 का प्रश्न आप लोग आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलैक्सेशन फॉर लोअर एज लिमिट अप टू 1 ईयर, दैट मीन 17 years from the appointment in compassionate ground can be considered by the authority। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निचली आयु सीमा में 1 वर्ष अर्थात 17 वर्ष तक की छूट पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है। ऑप्शन है जीएम, दूसरा ऑप्शन है पीसीपीओ, तीसरा ऑप्शन है रेलवे बोर्ड और चौथा ऑप्शन है डीआरएम। यानी 1 साल तक जो ऑप्शन है उसका दोस्तों आंसर होगा ए, जीएम 1 साल तक रिलैक्स कर सकते हैं। Which one of the following would not come within the categories of person eligible for compassionate appointment? निम्नलिखित में से कौन सा अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन है दोस्तों साला, बेटी, बेटा, पत्नी। ब्रदर इन लॉ इज द राइट ऑप्शन हु विल नॉट कम अंडर द कंसिडरेशन जोन ऑफ सीजीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, हाउ मैनी डेज ऑफ LHAP कैन बी एक्यूमुलेटेड टू एन एम्प्लॉय इन हिज सर्विस लाइफ? एक कर्मचारी अपने सेवा काल में कितने दिनों का LHAP संचित कर सकता है? ऑप्शन है दोस्तों 300 डेज, 450 डेज, 600 डेज एंड अनलिमिटेड। तो LHAP दोस्तों एक्यूमुलेट करने की जो लिमिट होती है वो होती है अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन एवरेज पे एट अ टाइम दैट अ रेलवे सर्वेंट में बी ग्रांटेड? एक रेलवे कर्मचारी को एक समय में औसत वेतन पर अधिकतम कितनी छुट्टी दी जा सकती है? ऑप्शन है 180 डेज, 180 डेज, 200 डेज, 600 डेज एंड 600 डेज रिपीटेड है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 36 होगा दोस्तों, उसका आंसर होगा 180 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज इशूड टू नॉमिनेट प्रेजेंटिंग ऑफिसर? प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को नामित करने के लिए कौन सा मानक प्रपत्र जारी किया जाता है? ऑप्शन है हमारा SF1, SF3, SF8 और SF5। यानी प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए जो यूज़ किया जाता है दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म वो होगा CSF8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन जनरल प्रोविडेंट फंड GPF, सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज की वर्तमान दर क्या है? तो ऑप्शन है दोस्तों
7.1%, 8%, 7.6% और 9%। प्रश्न संख्या जो हमारा 38 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 7.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीएस सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू कब से की गई? तो ऑप्शन है दोस्तों 1 जनवरी 2004, 1 मई 2005, 1 अप्रैल 2004 और 1 अक्टूबर 2004। यानी प्रश्न संख्या 39 का जो आंसर होगा वो होगा 1 जनवरी 2004 से ये लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाज ऑफिशियली इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम, यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना आधिकारिक तौर पर कब से लागू की गई? ऑप्शन है 1 जनवरी 2004, 1 मई 2005, 1 अप्रैल 2025 और 1 अक्टूबर 2024। इन प्रश्न संख्या जो हमारा 40 का आंसर होगा वो होगा सी। यूपीएस जो लागू करने की जो डेट थी दोस्तों वो हमारा 1 अप्रैल 2025 था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 41, ग्रुप बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज मेड इन इंडियन रेलवेज थ्रू विच रिक्रूटिंग एजेंसी? भारतीय रेलवे में ग्रुप बी की सीधी भर्ती किस भर्ती एजेंसी के माध्यम से की जाती है? ग्रुप बी, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और नो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा। तो जैसा कि आपको मालूम होगा दोस्तों कि रेलवे की जो ग्रुप बी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज होती है वो नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीमी लेयर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द रिजर्वेशन ऑफ विच सोशल ग्रुप? क्रीमी लेयर का सिद्धांत किस सामाजिक समूह के आरक्षण में लागू होता है? ऑप्शन है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी और नन ऑफ दीज। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 42 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, ओबीसी कैटेगरीज में ये आपका क्रीमी लेयर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRIMEE यानी इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर मेजर स्ट्रीम फॉर इंडियन रेलवेज। इरमी भारतीय रेलवे की किस प्रमुख शाखा के लिए एकीकृत प्रशिक्षण संस्थान है? तो ऑप्शन है सिविल इंजीनियरिंग, सिग्नल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। प्रश्न संख्या जो हमारा 43 होगा दोस्तों उसका आंसर होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो जमालपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एप्लीकेबल परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी फॉर नॉन गजेटेड स्टाफ? मानक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए गैर राजपत्रित कर्मचारियों के लिए लागू आरक्षण का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन है 3%, 4%, 5% और 6%। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 44 है दोस्तों वो होगा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर रिलेटेड या कोर लोकेटेड, कोर कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, पटियाला। यानी दोस्तों कोर है इलेक्ट्रिफिकेशन से के लिए तो वो है दोस्तों आपका इलाहाबाद में है। NHA स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन है नेशनल हेल्थ केयर एसोसिएशन, नेशनल हाउस अलाउंस, नेशनल हॉलिडे अलाउंस और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 46 का आंसर होगा वो होगा नेशनल हॉलिडे अलाउंस। अगला प्रश्न है दोस्तों, द पेंशन विच इज ऑब्टेन्ड ऑन रिटायरमेंट विथ अ फिक्स एज लिमिट इज कॉल्ड? एक निश्चित आयु सीमा के भीतर सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाली पेंशन को क्या कहा जाता है? तो सुपर एनुएशन पेंशन,
और सुप्रीम एनुएशन, जो पहला ऑप्शन है स्पेलिंग मिस्टेक से मतलब दिया हुआ है, सुप्रीम एनुएशन, अपर एनुएशन और सुपर एनुएशन। यानी प्रश्न संख्या जो 40 का आंसर होगा वो होगा सी, सुपर एनुएशन। फुल फॉर्म ऑफ HRMS, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली। ह्यूमन रिजर्वेशन मैनेजरियल सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मेंटेनेंस सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। यानी HRMS का जो फुल फॉर्म होगा दोस्तों वो होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ आईपास, आईपास का विस्तार क्या है दोस्तों? तो इंडियन प्रोबेशनरी एसोसिएशन, इंडियन पब्लिक अकाउंट सर्विसेज, इंटेलिजेंस पॉलिसी ऑडिट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या जो हमारा 49 का आंसर होगा डी, इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या जो हमारा दोस्तों 50 है उसमें पूछा है फुल फॉर्म ऑफ जेम, जेम का पूर्ण रूप क्या है? तो गवर्नमेंट इजी मार्केट प्लेस नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं होगा और मेंटेनेंस नहीं होगा। यानी प्रश्न संख्या हमारा 50 का आंसर होगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज RDSO सिचुएटेड, RDSO कहाँ स्थित है? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई एंड लखनऊ। यानी प्रश्न संख्या 51 का आंसर होगा डी, लखनऊ। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ अ हाफ सेट प्रिविलेज पास, आधे सेट विशेषाधिकार पास की वैधता क्या है? 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 12 मंथ्स। जो हाफ सेट जो प्रिविलेज पास होता है वो इक्वल टू होता है आपका फुल सेट का, तो वैलिडिटी में कोई कंसेशन नहीं होता है। यानी प्रश्न संख्या जो 52 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा 4 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेड क्वार्टर ऑफ साउदर्न रेलवे, यानी दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली और सिकंदराबाद। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 53 है दोस्तों उसका आंसर होगा चेन्नई। पैटर्निटी लीव में बी अवेल्ड, यानी पितृत्व अवकाश का लाभ निम्नलिखित में से कौन ले सकता है? ऑल रेलवे एम्प्लॉयज, मेल एम्प्लॉयज, रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज और फीमेल एम्प्लॉयज। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 54 है दोस्तों उसका आंसर होगा मेल रेलवे एम्प्लॉयज पैटर्निटी लीव अवेल करते हैं, वो होता है दोस्तों 15 दिनों के लिए होता है। मिनिमम पेंशन इन इंडिया, मिनिमम पेंशन इन इंडियन रेलवेज, यानी भारतीय रेलवे में मजदूरी पेंशन न्यूनतम पेंशन कितनी है? ऑप्शन है 9,000, 3,500, 5,000 और 18,000। ये प्रश्न संख्या जो 55 का आंसर होगा वो होगा 9,000, 9,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 56, व्हाट इज द एज रिलैक्सेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर SC/ST कैंडिडेट्स, अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती में आयु में कितनी छूट है? ए 3 इयर्स, 5 इयर्स, 2 इयर्स और 4 इयर्स। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 56 का आंसर होगा वो होगा 5 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा फॉर रिजर्वेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन इन ग्रुप सी इज, यानी ग्रुप सी में पूर्व सैनिकों की सीधी भर्ती के लिए आरक्षण कोटा क्या है? ग्रुप सी की बात कहा है तो 10%, 20%, 30% और डी आपका 40%। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 57 का आंसर होगा वो होगा ए 10%। ग्रुप डी में दोस्तों ये 20% होता है, ग्रुप सी में आपका 10%, ग्रुप डी में 20%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन एम्प्लॉय रिफ्यूजेस प्रमोशन ही इज डिबार्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। जब कोई कर्मचारी पदोन्नति अस्वीकार करता है तो उसे कितने वर्षों के लिए पदोन्नति से वंचित किया जाता है। ऑप्शन है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर्स। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 58 का जो आंसर होगा दोस्तों, वो होगा उसको 1 ईयर डिबार्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकमेंडेशन ऑफ 7th पे कमीशन एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटी अफेक्टेड फ्रॉम। भारत सरकार की समिति द्वारा 7वें सीपीसी का अनुशंसाएं निम्नलिखित तिथि से प्रभावी है। ऑप्शन है 1/1/2006, 1/1/2016, 1/4/2006 और 1/4/2016। तो दोस्तों जो रिकमेंडेशन है आपका 1 जनवरी 2016 से लागू है, लेकिन जो आपका अलाउंस दोस्तों वो आपका लागू किया गया था 18 महीने बाद। फ्रॉम विच ईयर उम्मीद वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे में उम्मीद UMID उम्मीद कार्ड किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन है दोस्तों 2017, 2018, 2019 और 2020। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 60 का आंसर होगा वो होगा C 2019। फुल फॉर्म ऑफ NAIR इज, नायर का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है नेशनल एकेडमी फॉर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च, नेशनल एडवाइजरी फॉर इंटरनल रिक्रूटमेंट, नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडियन रेलवेज एंड नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज। प्रश्न संख्या जो 61 का आंसर होगा D, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज। इन विच क्लास सेकेंड A क्लास पास होल्डर इज इंटाइटल्ड टू ट्रैवल। यानी द्वितीय A श्रेणी पास धारक किस श्रेणी में यात्रा करने का हकदार है। स्लीपर, फर्स्ट क्लास, 2 टायर और 3 टायर है। प्रश्न संख्या जो हमारा 62 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा D 2 टायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विसेज आर नेसेसरी टू इशू 3 सेट पास टू सर्विंग नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय इन कैलेंडर ईयर। एक कैलेंडर वर्ष में सेवारत अराजपत्रित कर्मचारी को 3 सेट पास जारी करने के लिए कितने वर्षों की सेवा आवश्यक है। 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 4 वर्ष। यानी 3 सेट पास अवेल करने के लिए नॉन गजेटेड जो इम्प्लॉय होते हैं उसको 5 साल सर्विस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ग्राउंड अ स्पेशल पास विल बी इशू टू रेलवे एम्प्लॉय। रेलवे कर्मचारी को विशेष पास किस आधार पर दिया जाता है। कल्चरल, स्पोर्ट्स, मेडिकल, ऑल ऑफ देम। यानी प्रश्न संख्या जो होगा इसका होगा ऑल ऑफ देम, कल्चरल, स्पोर्ट्स और मेडिकल पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 60। हाउ मेनी डेज ऑफ स्कूल वेकेशन रिक्वायर्ड फॉर इशूइंग स्कूल पास। स्कूल पास जारी करने के लिए छुट्टियों की कितने दिनों की आवश्यकता होती है। तो 2 डेज या 2 दिन से अधिक, 3 डेज और मोर देन 5 डेज और मोर देन 5। प्रश्न संख्या जो हमारा 65 का आंसर होगा B 3 और मोर डेज। विद इन व्हाट पीरियड कन्वर्जन ऑफ वन काइंड लीव इनटू अनदर शैल बी कंसीडर्ड। एक प्रकार की छुट्टी से दूसरे प्रकार की छुट्टी में परिवर्तित करने की अवधि कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है हमारा 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज और 90 डेज। प्रश्न संख्या जो हमारा 66 का आंसर होगा 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट इज पेएबल फॉर अ टिकट टू इनकैश अ PTO। PTO को भुनाने के लिए टिकट की कितनी
कीमत चुकानी होती है। हाफ, 2/3, 1/3 और 1/4, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 67 का आंसर होगा वो होगा सी, 1/3। The prohibition of taking part in politics and elections by a railway employee is given under which rule of Railway Service Conduct Rule 1966? रेलवे कर्मचारी द्वारा राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के अंतर्गत दी गई है? तो ऑप्शन है दोस्तों रूल 4, रूल 5, रूल 6 और रूल 7। तो जो राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर रोक रूल 5 में दी गया है। रूल 4 में दोस्तों आपको नियर रिलेटिव को जो ऑफिशियल डीलिंग है उसके फर्म में आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए रिकमेंडेशन नहीं करना है। रूल 6 है दोस्तों आपको कोई भी एसोसिएशन ज्वाइन नहीं करना है। रूल 7 आपके दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इन फॉरेन कंट्री। यानी जो ऑप्शन हमारा है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत विदेशी देश में संपत्ति के लेन देन के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है? ऑप्शन है 17, 18C, 18A, 19। तो 69 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, 18A के अंडर प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 कंजम्पशंस ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स इज प्रोहिबिटेड। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत मादक पेय पदार्थों का सेवन निषिद्ध है? रूल 21, रूल 22, रूल 23, रूल 24। यानी जो हमारा ऑप्शन है दोस्तों 70, उसका आंसर होगा रूल 22। रूल 20 में है दोस्तों कि आप दो शादी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IREM, इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। यानी ऑप्शन है इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। इंडियन रेलवे मैनेजर नहीं होगा आपका, इस्टेब्लिशमेंट इसमें गायब कर दिया है, और इंडियन नई प्रश्न संख्या जो हमारा 71 का आंसर होगा इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। उम्मीद कार्ड इज जनरेटेड फॉर, उम्मीद कार्ड किसके लिए जनरेट किया जाता है? एम्प्लॉय, पेंशनर, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, ऑल ऑफ द एबव। तो एम्प्लॉय के लिए भी, पेंशनर के लिए भी और डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए। प्रश्न संख्या 72 का आंसर डी होगा। व्हेन वाज रेलवे बोर्ड फॉर्म्ड, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1905, 1900, 1920, 1915। तो आंसर होगा दोस्तों ए, 1905। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूटिलिटी पेमेंट इंटरफेस। ये प्रश्न संख्या जो 74 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। द APR ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ शुड बी रिटेन, गैर राजपत्रित कर्मचारियों की APR कब लिखी जानी चाहिए? ऑप्शन है एनुअली, मंथली, वंस इन 2 ईयर्स और नॉन ऑफ दीज। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 75 का जो आंसर है वो होता है दोस्तों ए, एनुअली लिखा जाता है APR। पिन कोड ऑफ RCF इज, RCF का पिन कोड क्या है? ये तो दोस्तों ये रिलेवेंट सवाल है, जो RCF के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए ये, या जो RCF तो उनके लिए ये बेटर है। यानी ऑप्शन होगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस इज ग्रांटेड टू, तो डॉक्टर्स, ड्राइवर्स, नर्सेज, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये NPA
डॉक्टर को दिया जाता है, जो उनका 20% बेसिक का होता है। नंबर ऑफ LHAP क्रेडिटेड ऑन 1 जनवरी, हर साल जनवरी को कितने LHAP क्रेडिट किए जाते हैं? हर साल 1 जनवरी को। तो ऑप्शन है 15, 10, 20 और 30, यानी आंसर होगा दोस्तों बी, 10 LHAP क्रेडिट किए जाते हैं। विद इन हाउ मैनी मंथ्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ चाइल्ड पैटर्निटी लीव टू बी अवेल्ड, बच्चे के जन्म से कितने महीने के भीतर पितृत्व अवकाश लिया जा सकता है? ऑप्शन है 6, 3, 5, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दोस्तों 6 महीने। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन अंश पर एनुएशन, सेवानिवृत्ति पर पेंशन के रूपांतरण का अधिकतम प्रतिशत क्या है? 40%, 30%, 20%, नॉन ऑफ दीज। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 80 है, उसका आंसर होगा ए, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट क्या है? वार्षिक वेतन वृद्धि की दर क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन है 1%, 2%, 3% और 4%। आंसर होगा 3%। IRPS स्टैंड्स फॉर इंडियन रेलवे पुलिस सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, इंडियन रेलवे पोस्टल सर्विसेज, नॉन ऑफ दीज। यानी पर्सनल सर्विसेज इसका आंसर होगा दोस्तों 82 का बी। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ MOSR? मेंबर ऑफ स्टेट रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ सोसाइटी और रेलवे, मेंबर ऑफ सेक्रेट, मेंबर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज। यानी जो हमारा 83 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज। तो अभी कौन कौन है दोस्तों? तो एक हमारे वी सोमन्ना जी हैं और एक हैं रवनीत सिंह बिट्टू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। RCT एट स्टैंड्स फॉर रेलवे कमर्शियल ट्रिब्यूनल, रेलवे कैटरिंग ट्रिब्यूनल, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, नॉन ऑफ दीज। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 84 का आंसर होगा वो होगा सी। ड्यूरिंग सस्पेंशन परसेंटेज बेसिक पे एंड DA इज गिवन, निलंबन के दौरान प्रतिशत के हिसाब से मूल वेतन और महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो 20, 50, 40 और 70, यानी आंसर को दोस्तों 50% दिया जाता है सस्पेंशन के दौरान। हु इज द चेयरमैन ऑफ SBF एट हेडक्वार्टर, मुख्यालय में कर्मचारी लाभ निधि के अध्यक्ष कौन होते हैं? PCME, PCPO, वेलफेयर, SPO। तो हेड क्वार्टर में जो अध्यक्ष होते हैं हेड क्वार्टर में, वो होते हैं दोस्तों PCPO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कैपिटल ऑफ पंजाब, दिल्ली, शिमला, चंडीगढ़। तो आंसर होगा दोस्तों चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर नॉट नेसेसरी प्री रिक्वेजाइट फॉर रिक्रूटमेंट इन इंडियन रेलवेज, भारतीय रेलवे में भर्ती के लिए कौन सी शर्तें अनिवार्य नहीं हैं? मिनिमम एज, मिनिमम क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, रिलीजन। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 88 का जो आंसर है दोस्तों वो है रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेलवे सर्वेंट ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इज इंटाइटल फॉर व्हाट अमाउंट ऑफ लीव सैलरी, असाधारण अवकाश पर रहने वाले रेलवे कर्मचारी को वेतन अवकाश के रूप में कितनी राशि प्राप्त करने का अधिकार है? ऑप्शन है फुल पे, हाफ पे, नो पे और नन ऑफ दीज। आंसर को दोस्तों नो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। व्हाट काइंड ऑफ लीव कैन बी कंबाइंड विथ कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश के साथ किस प्रकार का अवकाश जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन है LAP, स्टडी लीव, मैटरनिटी लीव, स्पेशल कैजुअल लीव। तो कह रहा है कि कंबाइंड विथ कैजुअल लीव, यानी 90s का आंसर होगा दोस्तों D, SCL। न्यू पेंशन स्कीम इज व्हाट, कंट्रीब्यूटरी, नॉन कंट्रीब्यूटरी, ऑल ऑफ दम। यानी प्रश्न संख्या जो 91 का आंसर होगा कंट्रीब्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल टू अ रेलवे सर्वेंट? रेलवे कर्मचारी को अधिकतम स्वीकार्य ज्वाइनिंग समय क्या है? इस ऑप्शन के अनुसार 15, 12, 10 और 16। तो आंसर है दोस्तों 15, लेकिन जो मैक्सिमम होता है वो 30 होता है, वो HOD आपके देते हैं, उससे अधिक के लिए रेलवे बोर्ड ऑथोराइज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSCP फॉर बेंचमार्क फॉर MSCP बेस्ड ऑन APR वर्किंग रिपोर्ट। बेंचमार्क क्या है? APR कार्य के लिए आधार पर MSCP के लिए बेंचमार्क क्या है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 93 का आंसर होगा, जैसे कोई भी एग्जाम होगा या किसी MSCP के लिए आपका 3 वर्ष का APR देखा जाता है, और जो बेंचमार्क है दोस्तों वो होता है वेरी गुड। ये दोस्तों 25 जुलाई 2016 से वेरी गुड मैंडेटरी है। GIS स्टैंड्स फॉर, GIS का पूरा नाम क्या है? ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ग्रुप इंश्योरेंस सिस्टम, ग्रुप इंश्योर एंड स्कीम। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 94 का आंसर होगा ए। ज्वाइनिंग टाइम शैल बी ग्रांटेड टू अ रेलवे सर्वेंट ऑन विच टाइप ऑफ ट्रांसफर? रेलवे कर्मचारी को किस प्रकार के स्थानांतरण पर ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा? ऑन रिक्वेस्ट, म्यूचुअल, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑल ऑफ देम। प्रश्न संख्या 95 का आंसर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर पर ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट रेलवे रैन बिटवीन विच स्टेशंस? ऑप्शन है मुंबई दिल्ली, दिल्ली ठाणे, मुंबई पुणे और मुंबई से ठाणे। यानी आंसर होगा दोस्तों प्रश्न संख्या 96 का डी, 34 किलोमीटर चली थी। रेलवे कोड फॉर न्यू दिल्ली स्टेशन इज DLS, NDL, NDLS और DLN। प्रश्न संख्या 97 का आंसर होगा सी। ये सब रिलेवेंट क्वेश्चन है। मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर इंडियन रेलवे फॉर लेवल 1 रिक्रूटमेंट। भारतीय रेलवे द्वारा प्रथम स्तर की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? ऑप्शन है 10th क्लास, 10+2, 8वीं और बैचलर डिग्री। प्रश्न संख्या जो हमारा 98 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 10th पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ZRTI? जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ऑप्शन है पहला जोनल रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी है जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी है जोनल रेलवे टेक्निकल इंफॉर्मेशन, और ऑप्शन डी है जोनल रेलवे टेक्निकल इंस्टीट्यूट। प्रश्न संख्या जो हमारा 99 का आंसर दोस्तों वो होगा बी, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आगे बढ़ते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर EWS कैटेगरी इन रिक्रूटमेंट? भर्ती में EWS वर्ग के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो ऑप्शन है 10%, 20%, 30%, 40%। आंसर होगा दोस्तों 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया mentions about the language of communication between one states and another, between a states and union? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य और संघ के बीच भाषा का संचार का उल्लेख करता है? ऑप्शन है 346, 347, 348 और 349। प्रश्न संख्या जो हमारा 101 का जो आंसर होगा वो होगा ए 346। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? ऑप्शन है 18, 20, 22 और 10। तो लोकसभा के कितने सदस्य हैं? तो ऑप्शन है दोस्तों 102 का बी, 20 लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के 10 होते हैं और टोटल पार्लियामेंट्री कमेटी में 30 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज?
राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन है 30, 20, 10 और 15। आंसर होगा दोस्तों जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 30। हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963? आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 में कितने खंड है? तो 8, 9, 10, यानी आंसर होगा दोस्तों सेक्शन उसमें 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच ईयर वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ड? राजभाषा नियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन है 1963, 1970, 1967, 1976, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 105 का आंसर होगा डी 1976। व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड? राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 11 मई 1963, 10 मई 1963 और 12 मई 1963, यानी प्रश्न संख्या 106 का आंसर होगा बी 10 मई 1963। Into how many regions Indian state have been classified according to official language rule? राजभाषा नियमों के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। आंसर है दोस्तों 3, ए, बी, सी, क, ख और ग, ये 3 में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑल 3 रीजन्स क्लासिफाइड अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स? राजभाषा नियमों के अंतर्गत वर्गीकृत सभी 3 क्षेत्र कौन सा है? तो ए, बी, सी, डी, ए, बी, डी, बी, डी, सी, यानी प्रश्न संख्या 108 का आंसर होगा ए, बी, सी, डी, सॉरी ए, बी, सी। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल तमिलनाडु फॉल्स अंडर विच रीजन? राजभाषा नियम के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सी, बी, ए, यानी प्रश्न संख्या 109 का आंसर होगा ए, सी में आता है। विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक राजभाषा कौन सी है? कोंकणी, मराठी, इंग्लिश, हिंदी। आंसर होगा दोस्तों सी, इंग्लिश। थोड़ा पेपर आसान रहा दोस्तों, फिर भी 110 क्वेश्चन अच्छा रहा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर और भी अच्छी चीज़ किया जाएगा। आने वाले समय में चैनल से जुड़े रहिए, चैप्टर वाइज आपका किया जाएगा। समय का अभाव है, फिर भी इसी में समय निकालकर ये सारी चीज़ें किया जा रहा है। तब तक के लिए नमस्कार सभी को, धन्यवाद।